हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे वाला प्रोग्राम जिसका नाम है साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब आमतौर पर चेन्नई में रहते हैं। आजकल वो अपने वतन मानेगांव शेखपुरा ज़िला बिहार में हैं और वो अपने कुछ खेती के, कुछ घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाने के लिए वहां गए हुए हैं। आमतौर पर वो चेन्नई में रहते हैं। साउथ एशिया पर उनकी खास नजर है और अभी उनकी, अब से पहले कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। अब एक नई किताब आने वाली है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कैसी तब्दीलियां इस मुल्क ने देखी हैं उसके बारे में चर्चा है। वो किताब अक्टूबर में सामने आ जाएगी। इसके अलावा आप साउथ एशिया में बहुत से मुल्कों के पत्रकारों के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो जुड़े रहते हैं और पूरे हफ्ते जाती तौर पर बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मीडिया में नहीं होती वो सैयद अली मुश्तबा साहब इकट्ठी करते हैं और हमारे प्रोग्राम में उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करने वाले हैं वो ब्रिक्स से एक बड़ी अजीब सी खबर है। ब्रिक्स जो समिट हो रही है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जहां मोदी जी गए हुए हैं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ऐसी इत्तलात थी अब से पहले कि दोनों नेताओं के बीच में बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक, यानी थर्सडे आफ्टरनून तक मीटिंग तय नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सहमति जो बननी चाहिए, जो जो सरबरा कॉन्फ्रेंस होती है, जब समिट होती है, जब बड़े लोगों की मीटिंग होती है, उससे पहले कुछ इश्यूज तय कर लिए जाते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर। ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीजें तय होना बाकी रह गई हैं। उस पर बात करेंगे क्योंकि ये साउथ एशिया का बहुत ही अहम मसला है, भारत और चीन का, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरी खबर है, चीन में साउथ के एक सूबा है जिसका नाम यूनान है और उसकी राजधानी है कुनमिंग। वहां पर साउथ एशिया की एक एक्सपो, एग्जीबिशन, जिसे नुमाइश कहा जा सकता है, कारोबारी नुमाइश, वो हुई है। उससे भी बहुत ही अहम खबर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान में इमरान खान का क्या होने वाला है, क्या हालात हैं। वो अभी तक जेल में है और जेल के अंदर उनको तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। उनके वकीलों का कहना है कि उनको सेल में अकेले रखा गया है और उसके अलावा इतनी कम जगह है कि वो एक चारपाई के अलावा कुछ सामान भी नहीं रख सकते। अब कुछ और क्या कुछ है उसे हमें समझना है। और सोशल एक्टिविस्ट्स और वहां की फौज के बीच में भी कुछ टकराव की खबरें हैं। तो साउथ एशिया पर नजर रखने के लिए ये खास प्रोग्राम है जो हर फ्राइडे को हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके बारे में आखिर तक इसे जरूर देखिएगा और आखिर में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप अपने वतन में, गांव में रहते हुए भी वक्त दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि भारत और चीन के बीच में आखिर क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद ये थी कि कम से कम पड़ोस में नहीं, कहीं दूर जाकर के दोनों नेता मिलेंगे तो एक अच्छे माहौल में प्रेजेंटली एक्सचेंज होंगी, मुस्कुराएंगे, मुलाकातें करेंगे, शायद गले भी मिलें। लेकिन अभी तक वो गले मिलने की खबर नहीं आ रही। क्या हो रहा है? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से मदऊ करने का और हमारे अपने ऑडियंस से कनेक्ट होने का। तो अब हम लोग चलते हैं आज जोहानिसबर्ग, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का बड़ा वो है, और वहां पे जो है वो ब्रिक्स समिट हो रही है। और ब्रिक्स समिट को बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा कयास लगाई हुई है और अभी तक वो कयास जारी है कि जी पिंग जो हैं, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। उनकी एक स्पेशल मीटिंग होगी और उस मीटिंग में बहुत सारी जो इख्तलाफात हैं चाइना और इंडिया के, उसमें
उसकी सोल्यूशन के ऊपर कोई एग्रीमेंट होने की संभावना है। लेकिन अभी तक जो डिप्लोमेटिक मिशन है इंडिया का, उसने यही स्टेटमेंट जारी किया है कि अभी वो शेड्यूलिंग हो रही है, वो होने वाली है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और जब हमारी आपकी बात हो रही है, जब बात हो रही है तो कुछ ही घंटे रह गए हैं मोदी जी को वहां से रवाना होने में साइप्रस के लिए। ये भी एक अहम बात है, इसलिए यकीन जरा कम हो रहा है। जी, ये जो मीटिंग है मोदी जी की, ये तो जोहान्सबर्ग में होने वाली है, क्योंकि वहां पे जिनपिंग पहुंच चुके हैं। वहां पे वो पुतिन साहब को भी आना था, लेकिन उन्होंने अपनी वो खुद प्रेजेंट नहीं हुए हैं इन प्रेजेंस, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया है। लेकिन वो ऑनलाइन बाकायदा वीडियो से वो कॉन्फ्रेंस को इफ्तिताह करेंगे मॉस्को से, और उनकी अपनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके ऊपर वारंट इशू कर दिया है कि वो रशिया से बाहर जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। शायद इसी वजह से वो जोहान्सबर्ग नहीं गए। लेकिन जो बाकी जो भी लोग हैं वो सब वहां पहुंच चुके हैं, और ये मीटिंग जो है 22 तारीख से 24 तारीख तक चलने वाली है। और इनके साइड लाइन में जो है ये मीटिंग जो है, जो हेड ऑफ द स्टेट्स की होती है, वो साइड लाइन्स पे जो है एक शेड्यूल तय होता है, उसमें एजेंडा तय होता है, और फिर उस पर बात होती है। तो ये तो अभी तक नहीं हुई है, ना ही हमारे सेक्रेटरी लोग जो है, जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस, ये लोग कुछ कर पाए हैं, और ना के जो चाइना के जो लोग हैं उनसे कोई सहमति बन पाई है। तो ये है अभी तक तो सूरत हाल। जहां तक आपने कहा था प्लेजेंट्रीज की, और मतलब ये है कि एक दूसरे से मतलब हैंडशेक करना या नॉट करना, तो ये मीटिंग जो है 2019 में हुई थी, वो बाली में हुई थी। और वो बाली जो है वो लास्ट मीटिंग थी, जो कि G20 की मीटिंग थी, जहां के एक ही खाने टेबल पे, डिनर के टेबल पे। तो खैर मैं 19 की नहीं थी, वो शायद 22 की थी, 22 की मैंने गलत बोल दिया। वो 22 में जो है वो इंडोनेशिया का जो रिजॉर्ट है, या जो बहुत बड़ा फेमस टाउन है बाली, जो कि बहुत फेमस है हमेशा कॉन्फ्रेंसों के लिए और इंटरनेशनल इसके लिए है। तो वहां डिनर पे मीटिंग हुई थी हमारे जिनपिंग साहब से और मोदी साहब से, जिस पर दोनों ने एक दूसरे से अपना हेड शेक किया था, हाथ नहीं मिलाया था, हेड शेक किया था। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि हम मोदी है, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया था कि मैं जिनपिंग हूँ। बस इतना ही हुआ, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है जोहान्सबर्ग में अभी 2023 में, इसमें भी यही कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा करिश्मा होने वाली बात नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके अपना मुंह हिला देना या बहुत हैंडशेक कर देना, अगर इतना ही अगर हो जाता तो डिप्लोमेटिकली बहुत सक्सेसफुल इवेंट होता। लेकिन अब ये तो हुआ नहीं है अभी तक, शायद हो जाए तो वो खबर बाद में बन के आएगी। तो अभी तक जहां तक जो पूरे हिंदुस्तान का मतलब ध्यान था, वो दो ही चीज था ऊपर था, एक तो चंद्रयान के ऊपर था, और दूसरा मीटिंग थी जिनपिंग की और मोदी साहब की। तो चंद्रयान का तो काम हो चुका है, लेकिन अब ये मीटिंग की खबर जो है अभी तक वो मतलब सामने नहीं आई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिटेल्स उसके नहीं आए। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। 2014 में तो हमारे मोदी जी ने अहमदाबाद में उनको झूला झुलाया था। अब क्या इतना ऐसा क्या हो गया? और मोदी जी ने बड़ी एहतियात की है। अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे देश में चाइनीज फौजी आ गए हैं, ना वो आए हैं ना आए हैं, ना वो उस किस्म का बयान भी आया जिसपे अपोजिशन उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी करती है। वो झूला झुलाने से आकर के, और अब जोहान्सबर्ग में मीटिंग भी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इतनी दूरियां बन गई, जबकि मोदी जी बड़ी झूला झुलाने की बात थी तो 2014 की बात थी। मैं उस टाइम 2019 में चेन्नई में ही था और खुद बहुत क्लोजली महाबलीपुरम को देख रहा था। वो एक इनफॉर्मल समिट हुआ था, वो डोकलाम जो क्राइसिस हुआ था 2017 में, उसके बाद पहली मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की और जिनपिंग में, जिसमें काफी उन्होंने पार्क में, और मोदी जी जो है वो तमिलियन ड्रेस पहने हुए थे, लुंगी पहने हुए थे, और उसके बाद एक उन्होंने वो यहाँ पे गमछा लगाया हुआ था, और बिल्कुल वो तमिल बन करके जो है वो वहां घूम रहे थे महाबलीपुरम में। बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर के शोर टेम्पल है, जो कि हिंदुस्तान का बहुत मशहूर और मारूफ मतलब एक
रिजॉर्ट है और एक जगह है जहाँ पे समुद्र के किनारे अशोक टेम्पल है। उसी के साये में जो है एक बाग है, और उस बाग में जो है वो पहाड़ियां हैं, और पहाड़ के अंदर जो है, वहां पे एक चीज और बता दूं आपके दोस्तों को, वहां पर कृष्णा बटर करके एक, उसको कहते हैं कृष्णा बटर बॉल, ये नाम है उसका, कृष्णा बटर बॉल। उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर के अगर वो गिर जाए तो मतलब कई बिल्डिंग को उड़ा दे, मतलब लेके चला जाए, और वो पत्थर जो है मुअत्तल जो है वहां पे रुका हुआ है, और लोग जाते हैं उसके नीचे जो है फोटो खिंचवाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब और उसके नीचे फोटो खींचा उन्होंने, और जो वहां से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि ये लोग दोनों मिलकर घूमते रहे बाग में, इधर उधर क्या बातें हुई ये तो किसी ने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन उसमें जहां तक जिनपिंग का ताल्लुक है उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और ज्यादातर कन्वर्सेशन जो है वो मोदी जी करते जा रहे थे। और बाद में मीडिया की बात आई थी, जो मैं आपके प्रोग्राम को अच्छी तरह बता दूं, वो ये है कि जिनपिंग ने मोदी साहब को उसी टाइम बताया था कि देखिए चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री मिल जाएं एक जगह बैठे, और जो बाउंड्री इश्यूज हैं इन सारे बाउंड्री इश्यूज को जो है हम लोग एक बार के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दें। जिस पर के मोदी जी ने हामी भर दी थी कि हाँ मैं तैयार हूं, पाकिस्तान को भी लाने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया था। उसके बाद वो हट गए 2-4-5 महीने 6 महीने तक, 2019 से मई 2020 तक, जबकि गलवान हुआ था, गलवान जो हुआ था, गलवान क्राइसिस जो लद्दाख में हुआ था 2020 में हुआ था, और ये जो अक्टूबर के महीने में महाबलीपुरम में मीटिंग हुई थी। लेकिन जब इस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ी तो लोग कहते हैं कि उसी के खिलाफ जो है वो गलवान क्राइसिस हुआ था, कि मोदी साहब जो हैं वो हामी भर के उन्होंने हाँ या ना में चिल्ला के नहीं बोला था, उन्होंने यूं इशारे से मुंह से कह दिया था कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और वो उससे पीछे हट गए, वो उसके बाद जो है न कुछ आया। अब बात यहाँ पे आती है कि 2022 में जो बाली में मीटिंग हुई, वो उसके बाद पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के आमने सामने या कहीं खाने के टेबल पर आमने सामने तो शायद नहीं बैठे थे, साथ में भी नहीं बैठे थे, कहीं दूर में बैठे थे। दूसरी मीटिंग जो है अभी जोहान्सबर्ग में होने वाली है, हो चुकी है। अब इसमें भी जो है कोई ऐसी बात नहीं समझ में आती है। अब 2 मिनट के लिए 1 मिनट में के लिए आपने हाई कर दिया, उन्होंने हेलो कर दिया, तो वो तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो यही यहाँ पे मतलब अभी हुआ है, और यहाँ से हमारे ऐसा लग रहा है कि एक तरह का डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ जिसे कहा जाता है, जी बिल्कुल तकरीबन वैसी हालत है। अच्छा, अब मैं दूसरी खबर की तरफ जाना चाहता हूँ, चीन से ही है वो भी। साउथ एशिया की जो एक्सपो लगी है यूनान स्टेट में, यूनान प्रोविंस में, वो क्या कुछ है और साउथ एशिया के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्या कुछ है, चीन का क्या प्लान है साउथ एशिया में कारोबार का, उससे भी शायद उसका भी कोई अंदाज आप लगा सकते हैं, क्या कुछ है? जी, अभी ये 17 से लेके 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक ये एग्जीबिशन चली थी वहां पे क्यूमिंग में, जो कि यूनान प्रोविंस का कैपिटल है। वहां पे ये 5 दिन का एग्जीबिशन में सारे साउथ एशिया के ही मुल्क, इंडिया और जो इसके नेबरिंग स्टेट है, इन सब लोगों ने अपने कारोबार के लिए बूथ लगाया था, और इस बूथ से जो कारोबार हुआ है वो करीब करीब $3 बिलियन का कारोबार हुआ अलग अलग मुल्कों के। अब ये अलग अलग मुल्कों के जो बूथ लगे हैं उसमें अफगानिस्तान के 80 बूथ थे, पाकिस्तान के 100 से ऊपर के बूथ थे, नेपाल के 100 से ऊपर के बूथ थे, मालदीव्स के बूथ थे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा यहाँ पे आबादी है, उसका 2019 में जो है 150 से ऊपर का बूथ था। इस बार जो है उन्होंने 50 या 55 के बूथ उनके थे, मतलब जो इंडिया के लग रहे थे। इससे ये लग रहा था कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा कारोबार करने के लिए चाइना से उत्सुक नहीं है, और उसके बरक्स जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक है वो बढ़ चढ़ करके चाइना से बिजनेस करना चाहते हैं, और उनकी कंपनियां जो है वहां उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, और उनके बिजनेस और कारोबार हुए, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, कितने एमओयू साइन हुए, और कितनी चीजें साइन हुई। तो इसका ये नतीजा निकल रहा है कि जो पूरे साउथ एशिया के मुल्क है एक्सेप्ट इंडिया, उसका झुकाव चाइना के ऊपर है, और वो चाइना से कारोबार करना चाह रहे हैं।
यही मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए, भारत की जो बूथ या रिप्रेजेंटेशन की कमी आई, वो बहरहाल एक डिप्लोमेटिक थॉ जिसे कह सकते हैं, वो तो चल ही रहा है इसके बाद में, लद्दाख के बाद में। लेकिन एक तरफ से अंदर अंदर से ऐसी खबरें भी आती हैं कि अडानी ग्रुप का कारोबार या अंबानी और अडानी के कारोबार बहुत ऊंचे पैमाने पर उनके साथ हैं। हो सकता है छोटी कंपनियों के लिए कोई स्पेस उतना हो या नहीं हो, हम उस तफसील में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल एक इंडिकेटर है जो आपने बताया कि भारत शायद चीन के साथ ज्यादा कारोबार बढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, अब हम तीसरे उस पर आना चाहते हैं, तीसरी खबर पर। पाकिस्तान में केयर टेकर सरकार बन चुकी है, वहां इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन से पहले ही उनको, इमरान खान को, जो सबसे पॉपुलर लीडर वहां के बताए जाते हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि फौज जो है वो इम्पार्शल नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ है पाकिस्तान के इस वक्त, हालात कैसे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत फ्लूइड है, मैं यही कह सकता हूं। और ये घटना जो क्रम चल रही है वो कल पलट सकती है, और आज जो है जो हो रहा है वो आगे भी चल सकता है। अब जो इमरान खान का जो मैटर है, वो इमरान खान के मैटर में उनके वकील को मैं सुन रहा था, वकील ये कह रहे थे कि सिर्फ 1 मिनट का फैसला का फासला है इमरान खान को जेल से निकलने का। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो का नाम कुछ दिलावर है या क्या है, मैं भूल रहा हूं उनका नाम। वो जो है, उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है तोशाखाना केस पे, जिसमें उनका नाम है उमर अता बादियाल, शायद बांदियाल। जी हाँ, वो उनका 3 बेंच का जो बेंच है, जो उनके सरबराह में जो देख रहे हैं, वो उन्होंने मतलब रिजर्वेशन जाहिर किया है कि जो हाई कोर्ट ने इनको जजमेंट दिया है, 3 साल की सजा दी है, वो उनके हिसाब से वो सही नहीं है। लेकिन जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, जो उनके जज हैं, वो टाल बटोल कर करके और वक्त काट रहे हैं। कल उनकी हियरिंग थी और कल ही जजमेंट होना था और कल ही इमरान खान को निकलना था, लेकिन वक्त ने कहा, जो उनके वकील हैं, जो उनके मुखालिफ वकील हैं, उन्होंने टाइम मांगा है प्रिपरेशन के लिए। अब एक हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ता मैं और प्रिपेयर करूंगा। अब ये इमरान खान की जो जेल की जो सजा चल रही है, वो सिर्फ लीगैलिटी पे चल रही है। उससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो बीमार हो गए, तो वो जज कोई देखने वाला नहीं था उनकी जगह पर। जब वो बीमार होके ठीक होके आ गए हैं, तब इन्होंने और भी कुछ मोहलत मांग ली है। तो उनके वकील ये कह रहे हैं कि ये सब तो चीजें हैं सिर्फ हमारे क्लाइंट को मतलब डिले करने के लिए, उनका इम्प्रिजनमेंट जो है, और ये कितने दिन तक करेंगे। तो जहां तक वकील साहब का, जो इमरान खान के हैं, उनका कहना है कि बस 1 मिनट की बात है और उसके बाद इमरान खान रहा हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात, अच्छा, जेल के अंदर की जो कुछ खबरें आ रही थी, शुरू में इमरान खान की वाइफ ने बयान दिया था कि वो बहुत ठीक हैं, खैरियत से हैं। फिर उनके वकील का बयान आया कि बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है उन पर, जेल के अंदर बहुत ही छोटी जगह दी गई है, उन्हें तकलीफ में रखा जा रहा है। क्या कुछ उस तरह की खबरें, क्या कुछ है जेल के अंदर के हालात? इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी एक रिपोर्ट आई थी, तो वो कह रहे थे कि उनके लिए सिर्फ एक चारपाई है और इतनी छोटी सी जो है उनका सेल है कि जिसमें एक बॉक्स भी नहीं रखा जा सकता। वो सिर्फ इमरान खान उस चारपाई पे लेट जाएं और बैठ जाएं और बस यही उनका है। एक कुर्सी भी उनके बैठने की को मैसर नहीं है। दूसरी जो खबर ये थी कि उनके पास अपना कोई टॉयलेट नहीं है। वो कॉमन टॉयलेट जिसमें सारे कैदी जाते हैं, उसी में इमरान खान जा रहे हैं। तो अब उस पे जो है एक ऑर्डर आया है, जो कि वो तामील भी हो गया है, कि एक 5x5 का उनके लिए सेपरेट एक टॉयलेट बन करके तैयार हो गया है, जो कि अब इमरान खान उसको यूज कर रहे हैं, जिसपे कोई सीसी कैमरा नहीं है। और ये जो इनका जो सेल है, उस पे सीसी कैमरा है कि वो कितनी देर तक सोते हैं, कितनी देर तक बैठते हैं, कितनी देर खड़े होते हैं। तो वो सब सादे चीज रही है। जहाँ के उनकी अहलिया का ताल्लुक है, तो उन्होंने तो पहले कहा था कि वो खैरियत हैं और ये है वो है। अब उनका इल्जाम ये है कि हमें ये डर है कि इमरान खान को पॉइजन दे करके मार दिया जाएगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है।
तो ये भी जो है वो मतलब वहाँ लोकल कंजम्पशन और इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए है। और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है तो वो तो लगातार प्रिजन सेल से ही कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, और एक स्टेटमेंट अभी अभी हाल में आखिरी आखिरी स्टेटमेंट क्या है उनका? जेल से क्या स्टेटमेंट है आखिरी? जेल से वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जो अजियत झेल रहा हूं ये किसके लिए झेल रहा हूं, और मैंने क्या क्या काम किया है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी मुल्क के लिए। तो वो उसका लेखा जोखा दे रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया। इसके एवज में पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमें कहां पहुंचा दिया। अगर जनता और जो जो लोग हैं वहां के अवाम, अगर उनके दिल में एक पत्रकार के तौर पर अगर सोचा जाए तो क्या आपको लगता है कि वो इलेक्शन कैंपेन जेल से ही एक तरह से शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी भी है? किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ है या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है, चाहे उसको आर्मी कर दें या चाहे उनको नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की सरकार कर दें या किसी को भी कह दें, तो ये सारे जो अजियत उन्हें दी जा रही है, तो इसका तो इलेक्टोरल गेन इमरान खान को ही होगा, ना कि उनके अपोनेंट को होगा। जितनी भी वो सजा काटेंगे, जितनी भी अजियत काटेंगे, वो तो उनके साथ संपत्ति वेब होगी। तो वो तो है, अगर ये लोग ये सक्सेसफुल हो जाएं जो उनके मुखालिफ हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से में खड़ा करने से डिबार कर दें, तब मामला फिर अलग हो जाएगा। अब एक दो बातें और करना चाह रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्हें भी शाह महमूद कुरैशी को भी जी हाँ गिरफ्तार किया है। वो एक बड़ी खबर है, क्योंकि आपने उन्हें एक बार बताया था कि अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तो वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए। अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ये सब उथल पथल चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मैं डीपर एनालिसिस आपसे करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी स्टेट में किस तरह से मतलब वहां निजाम चलता है। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, आपको इसके दो एग्जाम्पल देता हूं। एक तो मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक की कहानी, इसको मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। जियाउल हक ने जो कुछ किया जुल्फिकार अली भुट्टो को, वो आपके सामने। दूसरा उदाहरण है नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की कहानी। परवेज मुशर्रफ ने कू किया था और कू करने के बाद बरसरे इख्तिदार आ गए थे, और वो ये चाह रहे थे कि जैसे जियाउल हक ने फांसी दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो को, उसी तरह से मैं फांसी दूंगा नवाज शरीफ को। लेकिन आपके हवाले से बता दो, सऊदी अरेबिया बीच में आ गया और सऊदी अरेबिया ने मध्यस्थता की, और नवाज उस टाइम जब मतलब परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जानमाज लेकर के आप सऊदी अरेबिया में चले जाइए और हरम शरीफ में जो है पूरी जिंदगी गुजार दीजिए, वही नमाज पढ़ते रहिए, खाने आपको मिल जाएंगे जैसे लंगर में खाने मिलते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। उसके बाद क्या कहानी हुई? उसके बाद नवाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब वो फिर एग्जाइल में चले गए। तो पाकिस्तान में इस तरह के उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कल अगर नवाज शरीफ इमरान खान बाहर निकल जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे दूसरे लोगों का, वो तो फिर वक्त ही बताएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ पे जो गतिविधि है। अब कल जो अगर नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाएगी तो वो लंदन से आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो। अच्छा, तो ये तो लंदन से आ जाएंगे, देखिए ये लंदन से आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये बात देखते हैं कितनी मुमकिन होगी, क्या होगा। शहबाज शरीफ को तो उनका एक तरह से मोहरे के तौर पर ही देखा जाता है, असल तो पार्टी को चलाते हैं नवाज शरीफ। लेकिन एक खबर और आ रही है पाकिस्तान से कि वहाँ एक खातून है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिनका नाम जैनब मजारी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूंकि उन्होंने मिलिट्री को के खिलाफ कोई बयान दिया था। क्या है मिलिट्री? देखे आमतौर पर कुछ मुल्कों में और पाकिस्तान के बारे में तो ये बात बार बार आती रही है कि वहां की खुफिया एजेंसी ISI और फौज, उसका ताल्लुक अमेरिका से बहुत नजदीक है, और अमेरिका से बहुत नजदीक होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी ना किसी तरह से डेमोक्रेसी को अपने तरीके से चलाने का काम चलता रहता है। अभी
अब इस वक्त फौज का क्या हाल है? क्या वो मुल्क के साथ है या अमेरिका के साथ है? जी देखिए, पाकिस्तान के फौज पे तो कोई भी पाकिस्तानी सवाल नहीं उठा सकता, और अगर वो उठाएगा तो वो जेल जाएगा या उसको उसको कत्ल की सजा उसकी हो जाएगी, और वो अपने आप को जो है, तो ये जो है फातिमा फातिमा जैनब 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 मजारी जो है, जैनब मजारी, उन्होंने हाँ। बहुत बड़ी जुर्रत की है, और जुर्रत करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दोषी ठहराया है कि वो पाकिस्तान के सही, मतलब क्या कहते हैं उसको, नेशनलिस्ट नहीं है। हाँ। और उनके ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि ये करप्शन में मुबल्लिस है और बहुत सारी चीजों में मुबल्लिस है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 चीफ, अगर हमारे हिंदुस्तान के 5 आर्मी चीफ को आप ले लीजिए, रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अगर कर रहे हैं तो देहरादून में, बेंगलोर में, और इस तरह एक बंगला बना लिया है, वहां वो शाम में कुत्ते लेके घुमाते हैं और आ जाते हैं, टीवी देखते हैं और अपनी जो है रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उसके बाद जो 5 पाकिस्तानी सरबराह हैं, वो लंदन और अमेरिका के शहरों में उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हुए हैं, इंक्लूडिंग कमर बाजवा। जो कमर बाजवा हैं, उन्होंने अमेरिका के किसी शहर में एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया है जिसके वो मालिक हैं, और उनके कई पुश जो है उसी मॉल से ही वो पलेंगे। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के आर्मी की। अब अंदर क्या है, नीचे क्या है, वो तो मतलब वहीं के लोग बताएंगे। नहीं, लेकिन वो तो ये तो देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का सरबराह अगर करप्ट होता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि नीचे कोई करप्शन हो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जिस घर का बड़ा अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा होगा तो उसके बच्चे भी ऐसे ही जाएंगे। खैर, मैं उस मिसाल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिर में आपको क्या लगता है, खैरियत से इलेक्शन होंगे, इम्पार्शल इलेक्शन होंगे, या इस इलेक्शन में भी आखिर में कोई ना कोई ट्रिक प्ले कर दी जाएगी जो किसी ना किसी तरह से बाहर की ताकत के इशारे पर कुछ होने की उम्मीद है, या वाकई डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने की उम्मीद है पूरी तरह से? देखिए काजमी साहब, इसी कड़ी के जो चेन ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, करप्शन इन आर्मी, मैं बहुत पहले मैंने खबर पढ़ी थी जो इसी बात को इंडिकेट करती है कि पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन है। वो ये है कि अगर आपको याद होगा 1982 के एशियाड खेलों में पाकिस्तान ने इंडिया को 7-0 से हॉकी में शिकस्त दी थी, और उसका हीरो था हसन सरदार। मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में है वहां बैठ के वो मैच देख रहा था, और लोगों का ये कहना था, जो लोग पूरी जन सैलाब ऊपर आ रही थी, वो ये कहते थे कि सिर्फ हॉकी का गोल्ड हमें दे दो, बाकी जितने गोल्ड है आप ले जाओ। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मैच जो है इंडिया जीते। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि हसन सरदार ने पूरा का पूरा जो है मामला खराब कर दिया, और 7 गोल उन्होंने दागे थे। तो ये तो बात मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी हीरो था वो। उसके बाद कुछ सालों के बाद और वो आर्मी का बंदा था, मतलब उसकी जो नौकरी थी वो आर्मी थी। वो स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया था। वो इस ईरान से और पाकिस्तान से वो स्मगलिंग कर रहा था। अब आप समझ लीजिए, मैं उसको इससे मिला रहा हूं कि कहां हसन सरदार, जिसके नाम से जो है दुनिया उसका डंका बजाती थी, और मैंने उसके देखा उसके हॉकी स्टिक को, जो कि सेंटर से बॉल पकड़ता था, जाके गोल में दागता था वो। अब वो बंदा जो है वो करप्शन के, स्मगलिंग के बहुत दिनों के बाद, खेलने के बहुत दिनों के बाद उसके ऊपर ये इल्जाम आई है। तो मैं ये हवाला इसलिए दे रहा हूं कि ये बताता है कि पाकिस्तान आर्मी में कहां तक करप्शन है। और कोई हसन सरदार कोई जनरल और ये नहीं था, वो छोटा मोटा एक होगा, कोई किसी रैंक का ऑफिसर होगा वो। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी जो ये कहती है कि मैं सबसे ज्यादा जो है वही प्रचार करती है, पाक फौज, कि हमसे बड़ा तो मतलब जाबाज कोई नहीं है, हमसे बड़ा तो कोई नेशनलिस्ट नहीं है, सबसे पहले अगर जान जाएगी तो हमारी जाएगी। तो आप देखिए कहाँ करप्शन है। और इस करप्शन पे जो बात हो रही है, तो वो अभी जो है वो फातिमा मजारी जो है जो बात कर रही हैं, उनकी बात में भी कुछ वजन है। इमरान खान की बात कर लीजिए, तो इमरान खान की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने की लड़ाई है।
वो पाकिस्तान को आर्मी से बाहर निकालना चाहती है। वो सिविलियन गवर्नमेंट को आर्मी से ऊपर रखना चाहती है। आर्मी का काम यह है कि हम सिविलियन गवर्नमेंट को अपने जूते के नोक पर रखें। इमरान खान जो है वो आर्मी को अलग करना चाहती थी, अमेरिका को अलग करना चाहती थी, और सारे जितने उनके ऊपर प्रेशर पॉइंट है और जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनको सरबराहियत जो है वो सौंपना चाहती थी। यही इमरान खान की लड़ाई है। वहां पे करप्शन की उनकी लड़ाई है, इकोनॉमी को दुरुस्त करने की लड़ाई है। ये सारी लड़ाई का जो है जिम्मा इमरान खान ने उठा लिया है। लेकिन अब इस लड़ाई में हमें लग रहा है कि दो ही तरफ रास्ता जा रहा है। या तो इमरान खान मतलब खत्म हो जाएंगे, निस्बनूद हो जाएंगे और उनकी कहानी खत्म हो जाएगी और जैसे पाकिस्तान चल रहा है वैसे चलेगा। दूसरी कहानी यह है कि शायद कहीं से किसी कोई मौजज़ा हो जाए कि इमरान खान फिर आ जाए और जो अपना चैलेंज वो लेके चल रहे हैं। अभी मैं कल भी एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, कोई पुराना इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमको सारी आराइश बख्शी है, हमें किस बात की कमी है। हम लोगों के पास जो है क्यों भीख मांगने जाएंगे, क्यों वोट लेने जाएंगे। ये तो पॉलिटिशियन का काम है जो कि जाकर के उनसे वोट लेते हैं और नोट कमाते हैं। हमें किस नोट की जरूरत है, अल्लाह ताला ने तो हमें सारी चीजें बख्शी हैं। तो इस तरह की वो बात करते हैं। तो ये एक नेता है जिसकी बातों में हमें तो लगता है यहाँ से कि कोई वजन है। और जो बाकी लोग जो है वो तो मतलब वो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को किसी और ने बताया था कि एक बिस्मिल्लाह होटल है जहाँ खाइए, खाना खाइए और हाथ धोइए और चल दीजिए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही चल रहा है। जी 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 जी। तो ये बहरहाल आपने बताया कि इमरान खान बहरहाल अगर एक आध मिनट और है तो मैं इलेक्शन को सम अप कर दूं। जी हाँ, इलेक्शन का जहां तक मामला है, वो इलेक्शन तो होगा, अपने टाइम पे होगा, जिस वक्त होगा। और वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, एक जो चीज मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ जा रहा है और कई संकेत मिल चुके हैं कि वो डेमोक्रेसी से बाहर नहीं होगा। अब वो किस तरह की डेमोक्रेसी होगी, कैसी डेमोक्रेसी होगी, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी होगी या क्या होगी, वो अलग चीज है। लेकिन डेमोक्रेसी तो वो होगी, इलेक्शन तो होगा ही होगा। उसमें इमरान खान आएंगे कि नहीं आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी, वो अलग है। और एक चीज और भी जो सवालिया निशान है कि क्या वहां पर जो अवाम है उनकी नुमाइंदगी करने वाला जो है कोई मतलब सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये सब मुअम्मे हैं। लेकिन एक बात तो नतीजे के तौर पर कही जा सकती है कि अगर वो इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी टॉप लेवल पर थी गिरफ्तारी से पहले तक थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पब्लिक प्रेजेंस उनकी रैलियों में जितनी थी और जिस तरह से वहां की हुकूमत ने टेलीविजन को और सोशल मीडिया तक को रोका उसकी कवरेज के लिए, तो जो सबसे पॉपुलर लीडर पब्लिक का रिसेंट पास्ट में था या है, अगर उसको इलेक्शन लड़ने का मौका ना मिले किसी भी रुकावट की वजह से, कोई भी रुकावट की वजह से, तो कम से कम डेमोक्रेसी कमजोर होती हुई तो नजर आएगी। इतना तो हम एक जनरल एक नतीजे के तौर पर कह सकते हैं और हमारे दर्शक इस पर नजर रखें कि क्या होगा वहां पर। ये पैमाने, ये मैच्योरिटी हमारे दर्शकों में होनी चाहिए और है कि वो हम भी कोशिश करते हैं कि बिफोर टाइम भी हम बता दें कि आप इसको देखिए, अगर ऐसा हो तो ये, अगर ऐसा हो तो ये। तो ये डेमोक्रेटिक जो एक सिस्टम होता है उसमें सभी को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार होता है। अगर सबसे पॉपुलर लीडर को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा तो ये बात जरूर कही जा सकती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर होगी। आप कुछ आखिर में बात कहना चाहें? नहीं, आपने तो हमारी जो समअप करना चाह रहे थे वो आपने समअप कर दिया। आज आप मुझे यहीं से इजाजत दे दीजिए क्योंकि मुझे कुछ और ऐड करने के लिए कुछ चीज दिमाग में चल रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।